पूरा प्रोग्राम खत्म। करते रहो, कैमरा फोकस है। कैमरा तैयार होगा। रेडी है, रेडी, चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। टेस्टिंग 1 2 3। ठीक है, तो महफिल, मेहमान और मेजबान सभी तैयार है। होली का दस्तूर है, पुराने जमाने में, बहुत पुराने नहीं, कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले, प्रतीक सर के जमाने में हम कह सकते हैं। होली के टाइम पे कभी सम्मेलन हुआ करते थे, तो हम लोग भी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं उसी प्रथा को आगे बढ़ाने की। तो यही करना है आप लोग को भी। याद दिला देना, याद दिलाते रहना। आगे ट्रेन है, आपको करना है, तुम्हें बता देना है कब करना है। सही बात है। अभी we know that everybody is busy, everybody has work throughout the week. कुछ लोग वीकेंड पे भी काम करते हैं, तो आप लोग टाइम निकाल के आए हम लोग के लिए यहाँ पे। हम लोग ने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है 2 हफ्तों से, बट फिर भी ऑडियंस इज ग्रेटेस्ट। सो 2 लाइनें ऑडियंस के लिए। सुभान अल्लाह। खालिस हिंदी में, शुद्ध हिंदी में है, समझ आए तो नहीं समझ आया तो और ज्यादा कुछ तो तगड़ा बोला है। बिछ रहे थे नयन ये, वाह वाह, कब से प्रतीक्षा में तुम्हारी। सुभान अल्लाह। इसमें भी प्रतीक घुसा दिया तुमने। ये सब प्लान है, ये सब प्लान है। इन्हीं का दिया हुआ है। बिछ रहे थे नयन ये, कब से प्रतीक्षा में तुम्हारी, हो गई है पूर्ण अब सब कामना मन की हमारी। हो गई पलके प्रफुल्लित, था जिन्होंने पथ निहारा, आज स्वागत है तुम्हारा, आज स्वागत है तुम्हारा। यार इतना सम्मान तो हमें जिंदगी में सेतु का दाईवाई देख रहे हैं। इतना सम्मान देकर बारात लेके गए थे तब भी नहीं मिला। कौन से शहर गए थे बारात आप? वापी से मिलते रहते हैं, हम पूछेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कहाँ? हिंदी ले, एक उभरते हुए कवि कह रहे हैं हिंदी ले दूं। भाई ले दे यार। चलिए तो लेट्स कॉल आवर वेरी फर्स्ट कवि ऑन स्टेज। इनकी आवाज इतनी दमदार है, इनकी कलम में भी उतनी ही धार है। वाह वाह। पिछले साल ये स्टेज के उस तरफ बैठे थे और तब उन्होंने सोच लिया था कि अगले साल मैं उधर नहीं उस तरफ खड़ा होऊंगा। प्लीज वेलकम आवर फ्रेश टैलेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा किंगर। डर लग रहा है कविता बोलनी पड़ेगी। जो भी यहाँ बैठेगा कविता पढ़ेगा। सेकंड वाले में बोल सकते हैं। We have a chair here. तो ऐसा है कि बोलने वाली थी बाला, आप यहाँ बैठी है। बैठे बहुत यहाँ पे पोएम लेके आई ना। कविता बोलेगी बाला। आते नहीं। ठीक है, तो बोलने का मौका पिछले वर्ष हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इस इवेंट में आए थे, तब बिल्कुल नए बिल्कुल फ्रेश आए हुए थे। आप पुराने हो। ऐसे आज कविता बोलने में बिल्कुल फ्रेश है, तो अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा। पहले भी कर ही दिया है ना। इरशाद पीछे बैठा है। नहीं इरशाद है। अभी बताऊंगा क्यों नहीं आए। तो ऐसा है कि मैं मतलब कविता जो लेके आया हूँ बहुत हल्का लाइट वेट वाली कविता है, आपको मजा आएगा। पर कविता शुरू करूँ उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आज की शाम इस महफिल के लिए। कि आज मैं आपके सन्मुख हूँ, गत वर्ष आप में बैठा था। आज मैं आपके सन्मुख हूँ, गत वर्ष आप में बैठा था, फ्रेशर्स टैग माथे पे लिए कुछ गुपचुप रहता। महफिल के लिए है कि पिछली बार भी ऐसे ही थे कि सजी हुई थी महफिल, अभिव्यक्ति का नजारा था। सजी हुई थी महफिल, अभिव्यक्ति का नजारा था, कवियों की पूरी टोली को सुमेधा ने संभाला। मतलब एक बार जोरदार तालियां सुमेधा के लिए। पैसे डालने
निकालनी थी लाइन, उन्होंने पहले बोल दिया। तो अब कवियों के लिए है कि एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक धुरंधर थे यहाँ सारे ही कवि, हास्य व्यंग और प्रेम बरसती दिख रही उनकी थी छवि। अब उस टाइम की जो कविता हुई थी उसमें से बहुत फेमस है दो, तो उसके लिए कुछ पंक्ति है कि प्रतीक सर का जंतर मंतर, प्रतीक सर का जंतर मंतर सब जितने मतलब रिपीट में यहाँ पे बैठे हुए उनको सबको याद है कि प्रतीक सर ने मतलब अलग ही लेवल पहुंचा दिया था। तो प्रतीक सर का जंतर मंतर, अभिषेक जी की मशीन वाली चाय, प्रतीक सर का जंतर मंतर, अभिषेक जी की मशीन वाली चाय, उत्सुकता और प्रसन्नता जनता के दिल दिल में समाये। आखिरी की दो पंक्तियां, तो उन यादों को अपने दिल में लिए, पिछले वर्ष की यादें, उन यादों को अपने दिल में लिए हम आज यहाँ फिर शामिल है, उम्मीद है इस वर्ष की महफिल आप याद रखोगे वर्षों। तो याद कर ली तुमने? सर देखी पड़ गई। मैंने पढ़ने बना के आया था, मैंने कहा कॉन्फिडेंस। तो अरे यार आपका इंतजार तो नितिन आगे कभी यहाँ पे कभी यार नहीं, ये छुपे बैठे हैं अभी, हम लोग कैमरा में लेके काफी तो नहीं चाहिए। मुख्य कविता की ओर, तो ये जो कविता है बहुत प्यार भरी बैचलर्स लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो मेरे को बाहर इरशाद भाई मिले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई तुम बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई कुर्ता पहन के आए हैं, बोलेंगे जरूर। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तो देखने आऊंगा। फिर पूछा कि किस चीज में बोल रहे हो? मैंने कहा बैचलर्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा मेरा क्या काम है? मुझे लगा वो कहेगा कि भैया तो बोलना बंद होने वाला है। तो कोई नहीं, उनको याद करते हैं, उनका भी कोई समय था। तो ये बैचलर्स लाइफ के ऊपर एक छोटी सी कविता है। तो बैचलर्स लाइफ में बेसिकली हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है काम, दूसरा है इश्क। पहले काम बोल दिया ना। नहीं, कई लोग होते हैं जिनके लिए काम ही उनका इश्क है, और कई लोग होते हैं जो इश्क में भी काम निकालते हैं। तो ये उसी के लिए कविता का शीर्षक है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो कहते हैं कि वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। होता ना, एक होता है छुपा छुपा के जो बातें होती हैं उसका अलग है। घर में बता दिया कि भाई यही बहू है यही दामाद है, तो फिर मजा होता है ना। घर में फोन आए तो काट के हाँ मम्मी एयरटेल से फोन आ रहा है। तो वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो, वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। समझ रहे हैं हम बिल्कुल सही। सर ये समझ रहा है पर हो कुछ नहीं रहा। सब फैशन चलाने चले हैं ना। तो आ जाओ बैठ जाओ, बहुत और खाली खुशियाँ है। आ जा भाई, आ जा यहाँ पे हॉट सीट तो यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, अगली पंक्ति है वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती। वो काम मतलब हम उस फेज में हैं जहाँ पे हम मतलब छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। चाहिए तो भाई हमारा एक एटीट्यूड है भाई, एक लेवल वाला काम भी करना, काम भी नहीं। कौन सी टीम है भाई तू? नाम लिखो भाई इसका। टॉर्च मारो टॉर्च। इस पे लगा। आपको भी डाल देंगे कविता में। और ऐसा भी ना हो कि मतलब रोना निकल जाए। तो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो। लड़ाई चलती रहनी चाहिए। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। सर आपके लिए भी एक लाइन है,
यहाँ पे बहुत सारे बैठों को ये लाइन पसंद आएगी कि वो काम भला क्या काम हुआ। सब ठीक चल रहा है ना? वो ट्रांसलेट कर दे तो बहुत बढ़िया। तो वो काम भला क्या काम हुआ जो मजा ना दे विस्की का। वो काम भला क्या काम हुआ जो मजा ना दे विस्की का। और इश्क वाला क्या इश्क हुआ जिसमें न मौका सिसकी। वो काम भला क्या काम हुआ जिसकी न शक्ल इबादत हो। वो काम भला क्या काम हुआ जिसकी न शक्ल इबादत हो। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। May I love you? एक्सपीरियंस हुआ है। अगली वाली जो पंक्ति ध्यान से सुनिए। इसको इतनी अंग्रेजी आती थी। वो काम भला क्या काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं। बिल्कुल फैक्टलेस काम करता है। तो वो काम भला क्या काम हुआ कि कहीं कोई भी तर्क नहीं। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि कड़ी खीर में फर्क नहीं। टाइम लो वालों के लिए। अब अगली वाली लाइन जो है हमारी लाइफ में बहुत अच्छी जाएगी, तो ध्यान से सुनिए हमारी ये ऑफिस वाली लाइन के लिए कि वो काम भला क्या काम हुआ। वो काम भला क्या काम हुआ जो वर्क फ्रॉम होम से हो जाए। बहुत बढ़िया। वो काम वाला क्या काम हुआ जो वर्क फ्रॉम होम से हो जाए। अगली लाइन बहुत प्यारी है, ध्यान से सुनिएगा। वो इश्क वाला क्या इश्क हुआ जो शहर बदल के खो जाए। बात करना चाहता हूँ प्यार नहीं। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो वर्क फ्रॉम होम से हो जाए। जिसको नहीं पता कैसे है वो ऑफलाइन प्रतीक्षा से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम लोगों के पास ये टैलेंट होता है। तो अगली पंक्ति पढ़ूंगा कि वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें चीखों की आशा। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि मजहब रंग और भाषा। आखिरी की वो पंक्तियां पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। वो काम भला क्या काम हुआ। वो काम भला क्या काम हुआ अप्रेजल अपने बाप का। काम भला क्या काम हुआ अप्रेजल अपने बाप का घर। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना कोई भाई बाप का डर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृष्णा कुछ क्वेश्चन आपने एक सवाल का आंसर नहीं दिया। ट्रेनिंग नहीं है। कर रहे थे या इश्क में थे, अब तक समझ नहीं आया। क्योंकि बैचलर्स हो गया। बताएंगे। बोल रहा हूँ। उसने शुरू में बोला था कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बैलेंस लाइफ है लड़के की, एकदम बैलेंस। भाई इसकी हेल्प करियो भाई। ये गूगल की तो नहीं थी, रियल थी इसमें। कर लो। किसी ने लिखी है, मैंने बोला था ना तलवार पे था वो, इसकी कलम में था। गुरु थैंक यू कृष्णा। और दो पहलू इन्होंने दिखाए हैं जिनमें ज्यादातर हमारा टाइम जाता है, एक काम और एक इश्क। लेकिन एक और होता है पहलू जो हमारी उन वालों के थोड़ा सा टाइम खा जाता है, वो होता है इसे एक ही पॉइंट मिलता है हमसे पूछने के लिए, और कुछ है साहू बहेगा समझ नहीं आया। जज्बातों को काबू दे साहू। आखिरी बार हम साहू को देखने आ जाओ। चलिए ठीक है। तो एक और चीज होती है जो हमारा काफी वक्त जाया होता है, वो है हार्ट ब्रेक। दिल टूटता है, सारी अच्छी खासी उम्र निकलती है। वो तो सारे जानते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। मन से पूछो। अरे थोड़े 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 थोड़े
सारी शायरी, सारी कविताएं ऐसा लगता है तो मेरे लिए लिखी गई हैं। आप अरिजीत सिंह से, ओ सॉरी, हनी सिंह से मूव हो जाते हो अरिजीत सिंह से, और सुनिधि चौहान से मूव हो जाते हो लता मंगेशकर। किशोर कुमार भी हुआ करता था। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी तक पहुंचते हैं। उसके पहले मोहम्मद दिल टूटे तो रफीक से लेवल है, किस लेवल का दिल टूटा है? अब मोहम्मद रफी लेवल का है कि अरिजीत सिंह का है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही दिल टूटे हुए लोगों के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। उसका नहीं टूटा है। कविता बोलने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे कमेंट्री सी हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा वही प्रेफर करते हैं उनकी साइड में। ठीक है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, बहुत दिन तो निकल जाते हैं, कभी कभी तो टफ हो जाता है। तो यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, एक्सपीरियंस कर रहा है ना। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो इस शाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे नाम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का, मुझे अपने दिले नाकाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। रुको आप आधे घंटे बाद पानी का बॉटल था यहाँ पे। प्यार मोहब्बत दिल टूटा ये सब चलता रहेगा। अब हम चलते हैं अपने लेट्स मूव टू अ डिफरेंट जॉनर। वी हैव तो हमारे काफी पहुंचे हुए हास्य कवि हैं जो हर बार हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लेके आते हैं। प्लीज वेलकम किधर राम इधर है। अच्छा, तो आप लोगों ने बहुत सारे कवियों को सुना है जो हास्य की कविता सुनाते हैं, प्रेम की कविता सुनाते हैं, वीर रस की कविता सुनाते हैं, लेकिन ये पहला कवि है जो मरने के बाद कविता सुनाते हैं। क्या बात है। सुनिएगा कि जो लोग कभी कभी हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं, लेकिन होता क्या, वो मरने वाला तो मर गया। अब फ्यूनरल में लोग गए, उसको अपना अपना खुद का काम है। अब कैसे वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, कैसे अपनी सब बड़ा निकाल रहे हैं कि भैया ये मरने वाला तो चला गया, अब हमें यहाँ आना पड़ रहा है। तो उसके ऊपर पूरी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। हम अपनी सब यात्रा का आनंद ले रहे थे, हम अपनी सब यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग ऊपर से कंधा अंदर से गालियां दे रहे थे। हम अपनी सब यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग आपको तो बहुत आनंद आ गया। 4 बम और फिक्स कर जाता। जल्दी मर गया। फिर से शुरू करते हैं। हम अपनी सब यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग ऊपर से कंधा अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, पट्टा क्या भारी है। एक धीरे से बोला, पहला कवि है जो अपनी को कुएं पे हंसा और मरने के बाद एक धीरे से बोला, पट्टा क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधे पे दे दिया। इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी।
एक की तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी छुट्टी कर दी। एक और बोला, हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट है, यहाँ आकर अटक गया, कल पेनल्टी का पैसा भरना पड़ेगा, तो उसका पैसा क्या इसका बाप भरेगा? तभी एक नवविवाहित मित्र बोला, दिलीप जैसा, तभी एक नवविवाहित मित्र बोला, तुम्हारा काम भी कोई काम था? तुम्हारा काम भी कोई काम था? सुनो, तुम्हारा काम भी कोई काम था? दिलीप क्या बोल रहा है वो सुनो। तभी एक नवविवाहित मित्र बोला दिलीप जैसा, तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीबी के साथ हनीमून का प्रोग्राम। केवल एक आदमी ऐसा था जो फूट फूट के रो रहा था, केवल एक आदमी ऐसा था जो फूट फूट के रो रहा था। किसी ने उससे पूछा, तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला, मरने वालों को मारो गोली भाई साहब, मुझे तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेके दिया था, अभी तो ब्याज में नहीं लिया था, ये इंटरवल में ही मर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, वो इतना कंजूस है कि लोग हमें उसका बेटा ही नहीं मानते। वो इतना कंजूस है। पहली बात मेरा भाई नहीं है ऐसा। मैं भाई नहीं मानता हूँ, भाई नहीं मानता हूँ। अच्छा वो यूट्यूब अब आप मेरे दोबारा बाप वाला अब आप हमारे बाप को नहीं जानते, वो इतना कंजूस है कि लोग हमें उसका बेटा ही नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं, कंजूस ने बेटा कैसे पैदा किया? आपस में फुसफुसाते हैं, कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया? अब मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनको पता चला कि 100 रुपए के लिए हमें ही बेच खाएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया है कंधा देने के लिए। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया, जैसे ही उसने अपना कंधा हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। जैसे ही उसने अपना कंधा हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। पीछे से कोई बोला, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा? कुल्फी वाला बोला, क्षमा करे, पर इस मुंह से निकल गया तो क्या करे? क्षमा करे, पर इस मुंह से निकल गया तो क्या करे? जब भी कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से ठंडी मीठी बर्फ पहले ही निकल जाता है। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। ऐसे में एक अर्थी ढोंग बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में। इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। अगर ये थोड़े दिन इंतजार कर लेता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। पीछे कोई बोला, हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी और एक आवाज आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में मरेंगे? वो बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में तो इंक्रीमेंट आता है। कौन सी कंपनी में? वो बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में तो इंक्रीमेंट आता है। तभी शायद किसी को स्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता से चीखा, राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला, अरे भाई, मर तो हम रहे हैं, मर्दा तो अपनी जगह पे मस्त है। आपने हंस के इसको एंजॉय किया, मुझे भी बोलने में हंसा है। तो और दो आपको सत्य घटना सुना के फिर मैं विराम करूंगा। तो
ये सत्य घटना पहली जो है वो हम सब को यहाँ कौन कौन है कि जो संजीत और पंकज के बीच की दोस्ती को नहीं जानते? दोस्ताना दोस्ताना सर दोस्ती को तो जानते हैं, बीच की दोस्ती होती है। ऐसी गहरी दोस्ती है दोनों में कि उसकी मिसाल दी जाती है। जैसे कि होता है धर्मवीर, फिर होता है अमर ये अपना करण अर्जुन, हाँ जी, और गीता अकबर बीरबल, फिर होता है विक्रम बेताल बंद हो गई। ऐसे ऐसे उनके पैर में भी होता है, जैसे पंकज और संजीत। रुको रुको, ये यहाँ जो बैठेगा उसको सुनानी पड़ेगी। अच्छा पंकज जी आ जाओ, खड़ा हो जाओ। तो सुनिएगा क्या हुआ उनकी दोस्ती का एक दिन। तो जो ये सत्य घटना भाग पार्ट 1, शनिवार सुबह का दिन था, कोई 10 सवा 10 का वक्त था। शनिवार सुबह का दिन था, कोई 10 सवा 10 का वक्त था। संजीत अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी उसका छोटा बेटा भागा भागा सा शर्माया सा आया और बोला, पापा कोई पंकज अंकल आए हैं हाफ पेंट में। उसका छोटा बेटा भागा भागा सा आया, थोड़ा शर्माया सा बोला, पापा कोई पंकज अंकल आए हैं हाफ पेंट में। संजीत भी एकदम कूद के भागा, जाके उसने पंकज से पूछा, क्या भाई पंकज सुबह सुबह वो भी हाफ पेंट में, शर्म नहीं आई? तो पंकज ने जवाब दिया, अरे आज सैटरडे है तो इसलिए हमारा हाफ डे है। आज सैटरडे है इसलिए हमारा हाफ डे है। तो फौरन संजीत का छोटू बोला, पापा अच्छा हुआ ना अंकल आज आ गए। संजीत का छोटू फौरन बोला, संजीत का छोटू फौरन बोला, पापा पापा अच्छा हुआ ना अंकल आज आ गए, कल संडे को आते तो। तो ये थी इनकी गहरी दोस्ती की। बहुत बढ़िया। अब हम सब ये भी जानते हैं कि सचिन और विक्रम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दूसरे के बोल सकते हैं कि वो नेबर है, काफी कुछ शेयर करते हैं। वो ओरेकल में काम करते हैं तो कंपनी शेयर करते हैं, दोपहर को खाना शेयर करते हैं, घर जाने पे गाड़ी शेयर करते हैं, अपार्टमेंट की लिफ्ट शेयर करते हैं, और जब बीबिया डांटती है तो दोनों गम भी शेयर करते हैं, और जब बहुत ज्यादा गम हो जाता है तो बोतल भी शेयर करते हैं। तो सत्य घटना पार्ट 2 इन दोनों की बात करेंगे। सचिन को एक दिन गाने का शौक चढ़ा। सचिन को एक दिन गाने का शौक चढ़ा, कहीं से जैसे तैसे करके सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। पूरा हफ्ता गाया बजाया गाया, सारे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन दादा आ गए। 8वें दिन दादा आ गए, सचिन के घर का दरवाजा खटखटाया। सचिन ने बोले, अरे दादा आइए आइए फरमाइए। दादा बोले, सचिन आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। दादा बोले सचिन आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। सचिन ने बोला, दादा कोई प्रोग्राम है क्या? दादा बोले, जी हाँ आज हमारा सपरिवार सोने का प्रोग्राम है। सपरिवार क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने मुझे सुना, एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। I'm sure it was a laughter riot and everybody was enjoying it thoroughly. Thank you so much. And let's call our next कवियत्री। इन्होंने acting, modeling, sports हर जगह झंडे गाड़े हुए हैं। So now we are very sure that even on this stage she is going to rock. Please welcome Dhruti. पहली बार कविता के समारोह में आई हूँ तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। Anyway, अब मैं आपको एक कविता नहीं सुनाती हूँ, एक तमाशा दिखाती हूँ।
जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक कविता नहीं सुनाती हूँ, एक तमाशा दिखाती हूँ और आप सबके सामने एक मजमा लगाती हूँ। ये तमाशा कविता से बेहद दूर है। सुनाओ साहब, मंजूर है? मंजूर है। तो कविता सुनने वालों ये मत कहना कि कवि होकर मजमा लगा रही है और कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रही है। दरअसल एक तो पापी पेट का सवाल है और दूसरे देश का दोस्तों ये हाल है कि कभी एक बार फिर तमाशा दिखाने पे मजबूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? मंजूर है। बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना मंजूर? मंजूर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आपने हाँ कही, बहुत अच्छा किया। आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। बाय द वे तमाशा बीन भी खूब है। ये देखिए हमारे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब हैं। क्या? कहाँ? क्या है? अरे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से, कल्पना की पांखों से देखिए। देखिए यहाँ है। किसी ने उंगलियां कहा? इन्हें उंगलियां मत कहिए। तमाशा देखते समय दरियादिल रहिए। आप तो मेरे श्रोता हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। अब बताइए ये क्या है? खुश हो गया था। तो जी हाँ, टेस्ट ट्यूब है। आपने मेरी उंगलियों को टेस्ट ट्यूब कहा, बहुत अच्छा किया। अब मुझे ये बताइए इनमें क्या है? बताइए बताइए इनमें क्या है? अभी बताइए। अच्छा, आपको क्या हो गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, इसके अंदर का माल नहीं दिखता है। आपके तो भोलेपन में भी अधिकता है। खैर छोड़िए जनाब, अपना ध्यान इधर मोड़िए। चलिए मैं ही मुद्दे पे आती हूँ और मैं ही बताती हूँ। इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर, इनमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। आप में से जो भी इसका फर्क बताएगा मेरे आज का पारिश्रमिक ले जाएगा। हर किसी को बोलने की आजादी है, खरा खेल है, खरा खेल है। फर्क बताएगा, ना धोखा है ना जालसाजी है। ले जाइए पूरा पैसा, ले जाइए मौका है। फर्क बताइए, तीनों में अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। आप बताइए नीले टी शर्ट वाले साहब। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब है, एक छोटी टेस्ट ट्यूब। हाँ, बीच वाली आप बताइए जिनकी खूबसूरत गाड़ी है। आप ही बता दीजिए जिनकी बड़ी गाड़ी है। संचालक साहब, आप ही बता दीजिए, आपके भरोसे तो हमारी गाड़ी है। बताओ। श्रीमान जी, आपका ध्यान किधर है? तमाशे वाली तो इधर है। हाँ तो दोस्तों, फर्क तो जरूर है। तभी तो हमारे समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता है, उबलता है, धड़कता है, फूट पड़ता है, सड़कों पर बहता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फर्क नहीं होता तो खून खराबों के बाद लोग नहीं रोते। अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। अंतर नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में चारों तरफ हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां और पानी की जगह खून है। फसाद करने वाले वो टेररिस्ट ही बताएं, क्या उनमें थोड़ी सी भी हया है? क्या उन्हें सांप सूंघ गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख। बराबर सुन रहे हैं आप? तीसरे में सिख का खून है। अगर उल्टा बता देती तो कैसे पता लगाते कौन सा किसका है? कैसे बताते? और दोस्तों डर मत जाना अगर डरा दूं सॉरी दोस्तों डर मत जाना अगर डरा दूं, अगर मैं इसे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं। तो है कोई माई का लाल जो फर्क बता दे? है कोई पंडित, है कोई मौलवी, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे, इसका बी, इसका ओ, इसका बी पॉजिटिव बताएंगे।
लेकिन क्या ये बताना उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? कौम की पहचान बताने वाला, जाति की पहचान बताने वाला क्या कोई माइक्रोस्कोप है? वे नहीं बता सकते, लेकिन मुझे तो आप सबसे होप है। बताइए बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन टेस्ट ट्यूब को स्टव पे रख दी हूँ। उबाल आएगा, खून खौलेगा, बबाल आएगा। हाँ भाईजान, नीचे से गर्मी दो तो खून खौलता है। किसी का खून सूखता है, किसी का जलता है, किसी का थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। अगर ये टेस्ट ट्यूब फ्रिज में रख दूं तो खून जम जाएगा। सीख डालकर बाहर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे आइसक्रीम? आप खाएंगे? आप खाएंगे? नहीं, आप नहीं खा सकते, आप तो इंसान हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ हैवान हैं, कुछ दरिंदे हैं जिनके सिर्फ खून के ही धंधे हैं, जिनके बस खून के ही धंधे हैं। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वे खाते हैं ये आइसक्रीम, बड़े मजे से खाते हैं। जी हाँ, बड़े मजे से खाते हैं और अपने हवस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। खैर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। क्या पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला है? जिससे पूछो यही कहता है कि सभी में वही लाल रंग बहता है, सबके अंदर वही खून है, तो क्यों अलग विधेयक, क्यों अलग कानून है? और यही इस तमाशे की देख है कि रगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, लहू का रंग तो सिर्फ एक है, लहू का रंग तो सिर्फ एक है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है, अंतर खून में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अंतर खून में नहीं है, मजहबी मंसूबों में। मजहब, जात, बिरादरी और खानदान भूल जाए, खूनदान पहचाने किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं कि हैवान के हैं। और इस तमाशे वाली की अंतिम इच्छा तो यही है कि खून सड़कों पर ना बहे। वो तो धमनियों में दौड़े, वो रगों में रहे, पर खून सड़कों पर ना बहे, खून सड़कों पर ना बहे। That was a serious, but it is, we need these kind of poems also, because at times it is very important to hit hard so that people understand what's going on and what should not go on. So problem तो हमें रिति ने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो हमारे अगले कवि बताएंगे कि what should